वेलकम दोस्तों, मैं मनोज पवार एक बार फिर भानी क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिशन रीड के साथ हिस्ट्री की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका जो पिछला वीडियो था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और उसके अंदर हमने देखा था कि इस आंदोलन को हमने 3 चरणों में पढ़ने का प्रयास हम करेंगे। और पहले चरण में हमने कुछ बेसिक जानकारियाँ ली थी और साथ ही साथ कांग्रेस से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी विषयों पर हमने चर्चा की थी। आज का जो हमारा सेकंड वीडियो है इस टॉपिक में, उसमें हम द्वितीय चरण के बारे में चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वही टॉपिक रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो द्वितीय चरण से संबंधित है, द्वितीय चरण। और जिसकी अगर हम समय की बात करें तो पहला चरण हमारा हमने देखा था 1885 लगाकर 1905 तक का समय। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1905 से 1919 का समय, तृतीय चरण जो 1919 से 1947 जिसको गांधी युग की संज्ञा दी जाती है। देखिएगा, अगर हम द्वितीय चरण की बात करें उससे पहले एक बार प्रथम चरण की बात कर दूं, उसे हम मध्य मार्गीय का चरण भी कह सकते हैं, उदारवादी नेताओं का चरण भी कह सकते हैं। प्रमुख नेता कौन कौन से रहे, तो यहाँ द्वितीय चरण को हम जानते हैं किस नाम से, तो इसे हम कहेंगे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का युग, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का युग। तो स्वाभाविक सी बात है, इससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो उग्र विचारधारा के रहे होंगे। और उग्र विचारधारा की बात आते ही 3 प्रमुख नाम, लाल बाल पाल, उनका महत्वपूर्ण योगदान, लाल बाल और पाल। साथ ही एक नाम और जुड़ता है बंगाल से, अरविंद घोष। ये प्रमुख नेता हैं क्रांतिकारी या गरम दल के भाग के। कांग्रेस के 2 घटक यहां बढ़ते हैं आगे चल करके, जिसमें से गरम दल या क्रांतिकारी जो खेमा होता है उनका नेतृत्व लाल बाल पाल और अरविंद घोष जैसे प्रमुख नेताओं के द्वारा किया जाता है। चलिएगा, ये बात रहेगी कि जो हमारा क्रांतिकारी युग है उसके नेता कौन कौन रहे, समयावधि मैंने बता दी। इसे हम क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का युग भी कहते हैं। लेकिन यहाँ अब हम बात करेंगे उन बेसिक और प्रारंभिक घटनाओं की जहाँ से क्रांतिकारी युग की शुरुआत मानी जाती है कि भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी युग की शुरुआत कब से मानी गई। तो कुछ घटनाएं और कुछ व्यक्तित्व निश्चित तौर पर उनसे प्रश्न निकल करके आते हैं, तो उनके बारे में मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगा आप लोगों के साथ में। देखिएगा, सबसे पहली क्रांतिकारी घटना की बात करें तो बात करेंगे हम 1866। 2 भाई हैं जिनको हम चापेकर बंधुओं के नाम से जानते हैं, चापेकर। और वे चापेकर बंधु कौन कौन है, तो उसमें पहला नाम निकल करके आता है चापेकर के अंदर। देखिएगा, पहले हैं दामोदर चापेकर और दूसरे हैं बाल कृष्ण चापेकर। देखिएगा, इनसे जुड़ी हुई जो घटना है वो घटना तो हमने बता दी आपको कि वो घटना कब रहेगी। सॉरी, ये 1866 से जुड़ा हुआ तो एक फैक्ट है, वो पहले लिख लेते हैं। ये अपन देखेंगे 1889 के अंदर। तो 1886 के अंदर पहले क्रांतिकारी, उनके द्वारा जो घटना की गई उसमें किसी की हत्या नहीं है उनके द्वारा, लेकिन भारत के अंदर अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध सर्वप्रथम किसी ने आवाज उठाई थी, लोगों को जागृत किया था, तो वो थे महाराष्ट्र क्षेत्र के, जिनका नाम है वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के ये ब्रिटिश शासन के अंतर्गत एक नौकरी करते थे, सरकारी नौकरी पर थे ये। लेकिन उसी समय में महाराष्ट्र क्षेत्र के अंदर अकाल की स्थिति पैदा होती है और सरकार का जो रवैया रहता है भारतीय लोगों के प्रति, उस रवैये को देखते हुए काफी नाराज होते हैं और अपनी उस नौकरी का त्याग कर देते हैं और लोगों को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रेरित करते हैं या अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों को एकत्रित करते हैं अपने भाषणों के माध्यम से। और इसी क्रम में अंग्रेजी सरकार उनसे नाराज हो जाती है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करके अदन, जो वर्तमान में हम कहें अरब देश में है अदन, और वहां इनको जेल में डाल दिया जाता है, जहां पर 1889 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। सिर्फ एक नाम, वासुदेव बलवंत फड़के, महाराष्ट्र में पड़े अकाल के कारण सरकारी नौकरी छोड़कर लोगों को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एकत्रित करते हैं अपने भाषणों के माध्यम से, जिससे अंग्रेजी सरकार नाराज उनके
गिरफ्तारी अदन के अंदर और फिर उन्हें वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। देखिएगा, अब 1889 की जो मैंने बात करी थी, वहां पर एक संस्था का नाम जुड़ा है, हिंदू धर्म संरक्षण सभा। हिंदू धर्म संरक्षण सभा, और इस सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? इन्हीं दोनों चापेकर बंधुओं के द्वारा। और चापेकर बंधुओं के द्वारा जो पहली क्रांतिवादी गतिविधि की जाती है, पहली क्रांतिकारी घटना जो है वो उसकी डेट रहेगी 22 जून 1887। ठीक है साहब, 1887 के अंदर क्या किया है इनके द्वारा, क्या किया गया है? तो इनके द्वारा महाराष्ट्र में फैले प्लेग की, या कह दीजिए उसके संबंध में एक कमेटी गठित होती है, और उसके जो कमिश्नर हैं प्लेग कमीशन के, उनका नाम है मिस्टर रैंड। और मिस्टर रैंड के साथ साथ में इनके एक सहयोगी है जिनका नाम है एर्स्ट। इनकी हत्या कर दी जाती है 22 जून 1887 को। किसके द्वारा? तो चापेकर बंधुओं के द्वारा। और चापेकर बंधुओं के द्वारा इस हत्या को बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी के अंदर क्या कहकर संबोधित किया है कि यह घटना शिवाजी द्वारा अफजल खान की जो हत्या की जाती है उससे इसकी तुलना की है केसरी नामक समाचार पत्र के अंदर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और इसी क्रम में तिलक जो सरकार विरुद्धी बातें लिख रहे थे उसकी क्रम में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें जेल हो जाती है। चलिएगा आगे बात करेंगे। ये मैं प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं आपको बता रहा हूं, क्रांतिकारी युग से पहले की, और कुछ घटनाएं इस युग की भी हैं, लेकिन उसको शॉर्ट नोटेड किया है मैंने, यहाँ पर पॉइंटेड किया है ताकि आप देख सके कि वो घटनाएं उनसे जुड़ा हुआ सीधा सीधा सवाल कैसे निकल करके आता है। तो यहाँ हम प्रारंभिक महाराष्ट्र की घटनाएं पढ़ रहे हैं, जिसमें वासुदेव बलवंत फड़के और चापेकर बंधु मुख्य रहेंगे। उसके बाद में बात निकल करके आती है 1892 और 95 की। 1892 क्या हुआ था? 1892 में महाराष्ट्र के अंदर गणपति उत्सव का आयोजन किया जाता है तिलक के द्वारा। और 1895 में शिवाजी उत्सव, दो ही चीजें महत्वपूर्ण हैं, शिवाजी उत्सव 1895 और गणपति उत्सव 1892। ये किसके द्वारा? तो तिलक के द्वारा। उसके बाद में महाराष्ट्र की अगली घटना में बताऊंगा मैं आपको 1904, वीडी सावरकर, विनायक या वीर दामोदर सावरकर, जिनके द्वारा एक संगठन बनाया जाता है। भारत में चल रही जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनको गुप्त रूप से संचालित करने के लिए अभिनव भारत, और कई बार यहां से प्रश्न निकल करके आता है अभिनव भारत। तो इनकी जो पुस्तक है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के संदर्भ में, यही वो व्यक्ति हैं। तो अभिनव भारत एक संगठन बनाते हैं, और इसी संगठन के अंतर्गत एक व्यक्ति जो सदस्य के रूप में है जिसका नाम है पीएन बापट। और पीएन बापट क्या करते हैं? पीएन बापट, इनको भेजा जाता है पेरिस, और वहां से ये बम बनाने की कला सीख करके पुनः भारत में आते हैं। तो वीडी सावरकर, पीएन बापट, अभिनव भारत। चलिएगा अगले क्रम में देखेंगे हम। ये तो घटनाएं जो महत्वपूर्ण से रूप से मैंने बताई आपको, महाराष्ट्र की घटनाएं जिसके अंदर चापेकर बंधु हैं, वासुदेव बलवंत फड़के हैं, शिवाजी और गणपति उत्सव है, और साथ ही साथ में वीडी सावरकर, अभिनव भारत और वीएन बापट, यानी कि पेरिस भेजा जाता है उन्हें बम बनाने की कला सीखने के लिए। अब मैं बात करूंगा आपको उन घटनाओं की जिनका संबंध बंगाल से है, क्योंकि देखिएगा आगे इसी क्रम में जब हम इस पॉइंट पर आएंगे द्वितीय चरण पे, तो 1905 की सबसे पहली जो घटना होती है लॉर्ड कर्जन के वायसराय काल के अंदर बंगाल विभाजन की, और वहीं से भारतीय राजनीति को और राष्ट्रवादी नेताओं को एक नई दिशा मिलती है। देखिएगा बंगाल की प्रमुख घटनाओं में पहली घटना कौन सी रहती है? तो 1905 के अंदर दो व्यक्तियों के नाम मुख्य रूप से उभर कर सामने आते हैं, जिनमें पहले है वारिंद्र कुमार घोष, और इनके द्वारा एक रचना है जिसका नाम है भवानी मंदिर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है भवानी मंदिर का संबंध किससे है? तो वारिंद्र कुमार घोष से है। और इसके बाद में 1907 के अंदर यही वारिंद्र कुमार घोष किसके साथ मिलते हैं? भूपेंद्र नाथ दत्त के साथ, भूपेंद्र नाथ दत्त, और एक समिति का गठन करते हैं जिसको कहते हैं अनुशीलन समिति।
अनुशीलन समिति। इस समिति का उद्देश्य क्या निर्धारित करते हैं ये लोग? खून के बदले खून। किसके विरुद्ध है ये? ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, यानी खून के बदले खून। प्रत्यक्ष रूप से क्रांति का समर्थन करने वाले हैं बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, जिनकी समिति का नाम है अनुशीलन समिति। एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन है और उसी के अंतर्गत इन दोनों के द्वारा सामूहिक रूप से कुछ पत्रिकाओं का संपादन, जिसमें पहला नाम निकल करके आता है युगांतर, दूसरा है संध्या और एक नाम और निकल करके आता है बांग्ला भाषा के अंदर मुक्ति कौन पाथे, यानी कि मुक्ति का मार्ग क्या है। मुक्ति कौन पाथे बांग्ला भाषा के अंदर, जिसका तात्पर्य है कि मुक्ति का मार्ग क्या है। चलिएगा, इसी क्रम में एक नाम और जिनका संबंध अनुशीलन समिति से है, जिनका नाम रहता है हेमचंद्र दास कानूनगो। हेमचंद्र दास कानूनगो कौन है? जिस तरह से बापट को भेजा जाता है पेरिस, वैसे ही ये जाते हैं रूस और रूस की एक सैनिक संगठन से जुड़ करके ये भी बम बनाने की कला सीखते हैं और भारत में पुनः जब लौटते हैं तो 1908 के अंदर अपना केंद्र बनाते हैं मणिक तल्ला को अपना केंद्र बनाते हैं और भारत में पहला बम बनाने कारखाना किससे संबंधित है? तो इनका संबंध रहता है हेमचंद्र दास कानूनगो से। तो ये कुछ प्रमुख घटनाएं बंगाल की। और इसी क्रम के अंदर एक नाम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल हम सभी जानते हैं, लेकिन उन्हें गुरुदेव कहकर सबसे पहले किसने संबोधित किया? तो वहां नाम निकल करके आता है ब्रह्मोपाध्याय का। ब्रह्मोपाध्याय, इनके द्वारा सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहकर संबोधित किया जाता है। संबोधित करते हैं कौन? ब्रह्म द्वारा ये नाम दिया गया है, ब्रह्म बंदोपाध्याय ने गुरुदेव कहकर के संबोधित किया है किसे? रविंद्रनाथ टैगोर को। और बंगाल के ही क्षेत्र में, वैसे आगे घटनाएं जब आएंगी तब मैं बताऊंगा, लेकिन बंगाल से ही एक व्यक्ति जिनका संबंध क्रांतिकारी घटनाओं से है, रास बिहारी बोस, जिन्हें कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता करने का भी अवसर मिलता है। रास बिहारी बोस की भी एक क्रांतिकारी घटना है। बंगाल विभाजन के पश्चात जब बंगाल को पुनः एकीकृत करने का निर्णय और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली की ओर स्थानांतरित होती है, डेट है 23 दिसंबर 1912 और इस डेट को रास बिहारी बोस के द्वारा बम फेंका जाता है। किस पर? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ऊपर बम फेंका जाता है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ऊपर बम फेंका जाता है। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा। लेकिन ये गिरफ्तार नहीं होते हैं, इनके अलावा 13 अन्य लोग गिरफ्तार हो जाते हैं और एक व्यक्ति जो यहाँ पर गवाह के रूप में आ जाता है, दीनानाथ, जो सरकारी गवाह बन जाता है। 13 लोगों पर मुकदमा चलता है, जिसमें से कुछ लोगों को फांसी की सजा दे दी जाती है, लेकिन रास बिहारी बोस है वो गुप्त रूप से जापान पहुंच जाते हैं। तो ये कुछ बंगाल की प्रमुख घटनाएं थी। अब देखिएगा, उन घटनाओं की ओर ध्यान लाना चाहूंगा जो भारत की राजनीति से संबंध है, लेकिन जिन घटनाओं को भारत से बाहर संचालित किया गया है, ऐसी कुछ संस्थाएं, ऐसे कुछ व्यक्तित्व भारत से बाहर। तो उसी क्रम में सबसे पहला व्यक्ति निकल करके आता है 1909, मदन लाल धींगरा। और मदन लाल धींगरा द्वारा क्या किया जाता है? लंदन में कर्जन वाइली की हत्या, जो एक सलाहकार हैं कर्जन वाइली, ब्रिटिश शासन में एक सलाहकार के पद पर है कर्जन वाइली, जिनकी हत्या मदन लाल धींगरा के द्वारा लंदन में कर दी जाती है। तो ये वे घटनाएं जिनका संबंध भारत से बाहर है। दूसरी जो इसी क्रम में नाम आता है 1907 के अंदर, क्या होता है 1907 के अंदर? स्टुटगार्ट, जो कि जर्मनी में स्थित है, यहाँ पर एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंची हैं वे महिला जो महाराष्ट्रियन महिला है, पारसी महिला है, और जिनका नाम है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा, और जिन्हें किस उपनाम से संबोधित किया जाता है? मदर ऑफ
इंडियन रेवोल्यूशन, यानी कि भारतीय क्रांति का जनक किसे माना गया है? मैडम भिकाजी रुस्तम कामा माता मानी गई है भारतीय क्रांतिकारी घटनाओं की या क्रांतिकारी परिवर्तन की। इनके द्वारा 1907 के अंदर स्टुअर्ट जर्मनी के अंदर एक तिरंगा झंडा फहराया जाता है, तिरंगा झंडा, और उस तिरंगे झंडे को फहराने वाली महिला कौन है? मैडम भिकाजी रुस्तम कामा, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। संबंध कहां से? स्टुअर्ट जर्मनी से इसका संबंध है। और इसी क्रम में एक अन्य घटना जो भारत से बाहर घटित होती है और जिनका संबंध वीडी सावरकर से भी बताया जाता है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 के अंदर ये लंदन में रहते हुए इंडिया हाउस की स्थापना करते हैं। 1905 श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा कहां से संबंध है? लंदन से इनका संबंध है और लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना, इंडिया हाउस की स्थापना, और वे वहां रहकर के भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाली गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। कुछ लोग इनके उस संस्था के सदस्य के रूप में जुड़े हैं जिसमें वीडी सावरकर, एक नाम आता है लाला हरदयाल, और एक नाम प्रमुख रूप से आएगा मदन लाल ढींगरा या ढींगरा कह दीजिए, जिनके द्वारा कर्जन वैली की हत्या कर दी जाती है 1909 के अंदर लंदन में। तो देखिएगा ये कुछ प्रारंभिक घटनाएं थी जिनका संबंध हमारे दूसरे चरण के साथ में जोड़ा जाता है, यानी कि क्रांतिकारी गतिविधियां कहां कहां कब कब और किसके द्वारा संपादित की गई, कौन लोग शामिल थे, कौन प्रभावित हुआ। चलिएगा अब मैं आता हूं आप सीधे पॉइंट पर, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण 1905 से लगा करके 1919। तो देखिएगा 1905 से ही शुरू करते हैं। 1905 की प्रमुख घटना बंगाल विभाजन, जिसको हम बंग भंग कह सकते हैं, और किसके काल में हुई है या किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की ये जो नीति अपनाई जाती है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की जाती है? तो 22 जुलाई 1905, इंपॉर्टेंट डेट है। इस दिन ये प्रभावी नहीं हुआ है बंगाल विभाजन, लेकिन इसकी जो घोषणा होती है वो कब होती है? तो वो घोषणा है 20 जुलाई 1905। और इसी क्रम में 7 अगस्त 1905 को भारतीय लोगों द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय के विरुद्ध एक आंदोलन के बारे में सूत्रपात होता है, जिसको हम स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन के नाम से जानते हैं। 7 अगस्त 1905। लेकिन ये जो घोषणा हुई थी ये प्रभावी कब होती है? 16 अक्टूबर 1905 के दिन। और इसी दिन क्या मनाते हैं भारतीय लोग? किस दिवस के रूप में? शोक दिवस के रूप में। इसी दिन काफी सारे प्रेरक गीत गाए जाते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता के संदर्भ में सभी लोग हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधते हैं, तो इसे राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राखी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर 1905। कौन सी प्रमुख घटना के संदर्भ में? तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा घोषणा की जाती है 20 जुलाई को, प्रभावी होता है 16 अक्टूबर को, और स्वदेशी या बंग भंग आंदोलन के बारे में जो सूत्रपात होता है उसकी डेट रहती है 7 अगस्त। चलिएगा इसी क्रम के अंदर एक व्यक्ति हैं, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति, अभी मैंने जिनकी बात की है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो उनके द्वारा एक प्रसिद्ध रचना अमार सोनार बांग्ला या बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला गीत की रचना, और वर्तमान में यही बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है। क्या है? राष्ट्रगीत बांग्लादेश का। कौन सा? अमार सोनार बांग्ला, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिएगा आगे इसी बंग भंग से संबंधित एक व्यक्ति जिसका नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। चलिएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो काफी उग्र स्वभाव के थे और भारत के राजनीतिक आंदोलन या राष्ट्रीय आंदोलन के पहले चरण को उन्होंने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी है। कांग्रेस को उन्होंने भीख मांगने वाली संस्था कहा है। तो उनके बारे में एक यूरोपीय विद्वान क्या कहते हैं, जिनका नाम है वैलेंटाइन चिरोल। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। वैलेंटाइन
चिरोल, वैलेंटाइन चिरोल द्वारा, या शिरोल भी कह सकते हैं, वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा क्या कहा गया है? तो उन्हें कहा गया है भारतीय असंतोष का जनक। भारत में जो असंतोष पैदा हो रहा है उसका जनक किसे बताया है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। किसने बताया है? वैलेंटाइन चिरोल ने बताया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। वैलेंटाइन चिरोल बिल्कुल याद रखिएगा नाम। चलेगा अगली घटना 30 अप्रैल 1908। एक एक घटना को ही देखते हुए चलेंगे, वहां से क्या प्रश्न निकल सकता है उस पर चर्चा करेंगे। 1908 30 अप्रैल 1908 दो लोगों के नाम यहां पर निकल करके आते हैं। पहला नाम है प्रफुल्ल चाकी, प्रफुल्ल चाकी, और दूसरे व्यक्ति हैं खुदीराम बोस, खुदीराम बोस। इन दोनों के द्वारा क्या किया जाता है? इन दोनों के द्वारा मुजफ्फरनगर के जज जिनका नाम है किंग्सफोर्ड, उन पर बम फेंका जाता है। गलती से बम किसी और गाड़ी पर गिर जाता है, 2 महिलाओं की मृत्यु उसके अंदर हो जाती है। और इसी क्रम में आगे चल करके जो प्रफुल्ल चाकी है वो सजा के भय से कह दीजिए और किसी अन्य कारण की वजह से वो आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन खुदीराम बोस पुलिस के हाथों लग जाते हैं और 18 वर्ष की अल्पायु में उन्हें फांसी पर लटका दिया जाता है। तो यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आता है, वे भारतीय जो सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ाए गए खुदीराम बोस। चलिएगा तो देखिएगा किसकी हत्या करते हैं ये? मुजफ्फरनगर के जज जिनका नाम है किंग्सफोर्ड, किंग्सफोर्ड। इन पर बम फेंका जाता है, बम किसी और गाड़ी पर गिर जाता है गलती से, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो जाती है। और इसी क्रम में जो प्रफुल्ल चाकी है ये आत्महत्या कर लेते हैं और पुलिस के हाथों कौन लग जाते हैं? खुदीराम बोस। और इन्हें 11 अगस्त 1908 के दिन, 11 अगस्त 1908 के दिन फांसी की सजा दी जाती है, फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। तब इनकी आयु मात्र 18 वर्ष की होती है, यानी कि न्यूनतम कम आयु में फांसी पर चढ़ने वाले भारतीय व्यक्ति खुदीराम बोस। चलिएगा अब उस महत्वपूर्ण घटना पर ध्यान ले जाना चाहूंगा। जैसे हमने पहले वीडियो के अंदर कांग्रेस की स्थापना को देखा था, तो उसी क्रम में मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के द्वारा अपने हितों की रक्षार्थ एक लीग की स्थापना की गई 1906 के अंदर। 1906 का संबंध किससे है? मुस्लिम लीग से। मुस्लिम लीग की स्थापना देखिएगा, इसकी रूपरेखा तैयार करने वाला व्यक्ति और आगे चल करके लंबे समय तक इसका अध्यक्ष रहा है आगा खां। और किसका संरक्षण मिलता है इस मुस्लिम लीग को स्थापित करने में? तो ढाका के शासक कह दीजिए, ढाका के नवाब कह दीजिए सलीमुल्लाह खान, सलीमुल्लाह खान। देखिएगा आगा खां 1906 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं, लॉर्ड मिंटो से। और उसके बाद में मुस्लिम लीग की स्थापना के संदर्भ में जानकारी दी जाती है और अंग्रेजों की यही नीति रहती है कि किसी भी प्रकार से भारतीय जनता को सांप्रदायिक आधार पर बांटा जाए, यानी वही नीति फूट डालो और राज करो। उनको एक अच्छा अवसर मिलता है और वो लीग की स्थापना की परमिशन दे देते हैं। तो संरक्षक के रूप में कौन है? तो ढाका के नवाब, जिनका क्या नाम है? ढाका के नवाब का सलीमुल्लाह खान, जिनके निर्देशन में, जिनके संरक्षण में एक बैठक का आयोजन होता है। और वो बैठक कब होती है? 30 दिसंबर 1906। 30 दिसंबर 1906 में एक बैठक होती है जिसमें स्थापना हो जाती है मुस्लिम लीग की। तो जिस प्रकार से हमने 1885 देखा है, वैसे ही 30/12/1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। और उसके बाद में इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं, नाम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन जी। बिल्कुल नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, लंबा है, लेकिन ये पहले अध्यक्ष हैं। ये कौन है? अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन है? वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष। संरक्षक के रूप में कौन है? तो संरक्षक के रूप में रहते हैं यहाँ पर, कौन रहते हैं संरक्षक के रूप में? संरक्षक के रूप में रहते हैं ढाका के नवाब, जिनका नाम है सलीमुल्लाह खान। ठीक है साहब। अब बात करेंगे इनकी जो बैठक होती है 1908 के अंदर, 1908
बैठक का आयोजन होता है अमृतसर के अंदर। लीग की बैठक कहाँ होती है? अमृतसर में। और यहीं पर पहली बार मुस्लिम संप्रदाय के लिए पृथक निर्वाचन की रूपरेखा तैयार की जाती है, पृथक निर्वाचन की मांग की जाती है लीग के द्वारा। और जस्ट इसके अगले वर्ष 1909 का जो मार्ले मिंटो अधिनियम है, मार्ले मिंटो सुधार कह दीजिए, मार्ले मिंटो जिसको हम सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं, उसमें मुस्लिम लीग की इस सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। चलिएगा, लीग से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं मैंने उनके साथ में आपको साझा किया है कि पहली चीज तो ये कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, संरक्षक की भूमिका में कौन है, उसके बाद में मैंने बात करी ढाका और अमृतसर, उसके बाद में मैंने आपको बताया आगा खान। चलिएगा आगे इसी क्रम में 1907 की महत्वपूर्ण घटना क्या है देखिएगा। कांग्रेस के अंदर दो प्रकार की विचारधाराओं के लोग शामिल हैं, जिनमें उदारवादी लोगों का प्रभाव जो रहा है 1885 से लगा करके 1905 तक का काल, और 1905 के बाद में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसके अंदर मुख्य रूप से शामिल होते हैं कौन? क्रांतिकारी विचारों वाले लोग। तो सूरत का अधिवेशन 1907, सूरत अधिवेशन 1907 और उसकी अध्यक्षता किसने की है? उसकी अध्यक्षता की है रास बिहारी बोस ने, रास बिहारी बोस। और इसके अंदर क्या होता है? कांग्रेस का प्रथम विभाजन, कांग्रेस का प्रथम विभाजन। कारण क्या रहता है प्रथम विभाजन का? कारण रहता है 1905 बंगाल विभाजन जो हुआ है, बंग भंग जो हुआ है, उस बंग भंग के विरोध में अंग्रेज सरकार के प्रति नीतियों को लेकर क्या रूपरेखा रहेगी। यहां पर नरम दल और गरम दल के विचार बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत प्रतीत होते हैं। तो नरम दल और गरम दल के रूप में कांग्रेस दो भागों में बट जाती है और गरम दल का कांग्रेस में 9 साल के लिए निष्कासन कर दिया जाता है। जी बिल्कुल सही, निष्कासित कर दिए जाते हैं। कांग्रेस का विभाजन किया जाता है किसमें? गरम और नरम दल के अंदर। चलिएगा बात करेंगे अगले घटनाक्रम की 1909। अभी बताया था मैंने। तो देखिएगा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, बंगाल विभाजन का विरोध पूरे देश के अंदर होता है, लेकिन मुस्लिम लीग एकमात्र ऐसी संस्था जिसने 1905 के बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। समर्थन करने वाला कौन था? तो मुस्लिम लीग समर्थन करती है। चलिएगा 1909 अभी बताया था मैंने, मार्ले मिंटो सुधार, भारत सचिव मार्ले और उस समय के जो गवर्नर जनरल कह दीजिए या वायसराय कह दीजिए लॉर्ड मिंटो, तो इन दोनों ने तैयार की है रूपरेखा और 1909 के इस अधिनियम को सांप्रदायिक पंचाट की संज्ञा भी दी गई है, क्योंकि संप्रदाय के आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था 1909 के इस भारत सरकार अधिनियम में लाई गई। चलिएगा अगली तिथि 1911। 1911 में क्या होता है? बिल्कुल दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। किसके स्वागत में? जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के स्वागत में दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया जाता है। 1911 दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार किसके स्वागत के लिए? तो देखेंगे यहां पर इंग्लैंड से आए शासक जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया जाता है। और यहीं पर 1911 के अंदर घोषणा कर दी जाती है बंगाल विभाजन के रद्द करने की। बंगाल विभाजन रद्द। ये बंगाल का जो विभाजन हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने इसमें अपना उद्देश्य बताया था कि साहब बंगाल क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा हो जाता है और प्रशासन चलाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, तो प्रशासनिक दृष्टि से हम इसको 2 भागों में बांट रहे हैं। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? भारत में बढ़ती हुई राजनीतिक गतिविधियां जिसका केंद्र बंगाल में है, तो वे बंगाल को इस आधार पर बांटना चाहते थे कि बंगाल की शक्ति को तोड़ा जा सके, क्योंकि ज्यादातर राष्ट्रवादी नेता बंगाल से आ रहे थे। तो बंगाल को सांप्रदायिक आधार पर बांट दिया जाता है। असम
जो पहले ही बंगाल से अलग कर दिया जा चुका था 1874 के अंदर, उस असम के साथ में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र को शामिल किया जाता है और एक अन्य भाग जिसमें हिंदू संख्या अधिक है, इस आधार पर, धर्म के आधार पर बांट दिया जाता है ताकि फूट डालो और राज करो की नीति को परिणित किया जा सके। चलिएगा, तो देखेंगे यहां बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है और एक और घोषणा होती है इसी दरबार में, राजधानी परिवर्तन, यानी कलकत्ता से भारत की राजधानी कहां परिवर्तित की जाएगी, दिल्ली में परिवर्तित की जाएगी। और इसी क्रम में मैं पहले घटना बता चुका हूं आपको, 23 दिसंबर 1912 और वो घटना रास बिहारी बोस और उन्हीं के साथ में जुड़े हैं हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, जिन पर बम फेंका जाता है, 13 लोगों की गिरफ्तारी होती है, लेकिन एक व्यक्ति जिसका नाम है दीनानाथ, जो कि दबाव में आकर के सरकारी गवाह बन जाते हैं, सरकारी गवाह। कुछ लोगों को फांसी दी जाती है, लेकिन रास बिहारी बोस गुप्त रूप से जापान चले जाते हैं। चलेगा, आगे इसी क्रम में महत्वपूर्ण घटना जिससे रिलेटेड क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, गदर पार्टी। जी बिल्कुल, गदर पार्टी। गदर नाम आते ही हमें एक मूवी का ध्यान चलता है कि साहब गदर तो एक फिल्म है। बिल्कुल एक फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। 1 नवंबर 1913 क्या महत्वपूर्ण घटना है, गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी, और गदर पार्टी से कौन जुड़े हैं, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल संस्थापक कौन है, लाला हरदयाल। तो इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो सोहन सिंह इसकी अध्यक्षता करते हैं, प्रथम अध्यक्ष हैं इसके गदर पार्टी के। और देखिएगा इसकी स्थापना कहां होती है, सैन फ्रांसिस्को, कहां पर, अमेरिका के अंदर। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई है, 1 नवंबर 1913। किसके द्वारा, लाला हरदयाल। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन है, तो लाला हरदयाल तो उसके संस्थापक है, लेकिन पहले अध्यक्ष सोहन सिंह है। इसकी स्थापना अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में की जाती है। और गदर शब्द कहां से लिया है उन्होंने, तो गदर का मतलब विद्रोह या विप्लव होता है। तो ये शब्द प्रभावित है कौन सी घटना से, 1857 की क्रांति, यानी इसे पंजाबी संस्कृति में कहें, गदर का मतलब ही होता है विरोध या विप्लव, विद्रोह या विप्लव, तो उसको समर्पित है गदर पार्टी। चलिएगा, आगे बात करूंगा एक महत्वपूर्ण घटना की, 1914 की यह घटना है। क्रम से ही बढ़ रहा हूं मैं आगे, और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी निकल करके आ रहे हैं वो आपके साथ शेयर किए जा रहा हूं मैं वीडियोस के अंदर। तो वीडियो आप पूरा देखेंगे तो ही आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये हर वीडियो के अंत में मैं कहता हूं, लेकिन आज मेरे को याद आ गया तो मैंने बीच में ही बता दिया कि वीडियो हमेशा पूरा देखें, सारे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होंगे। तो 1914 की प्रमुख घटना कौन सी है, देखिएगा ये घटना है जिसे हम कामाटा गारू प्रकरण के नाम से जानते हैं। देखिएगा घटना क्या है कि कनाडा के अंदर भारतीय लोगों के प्रवेश को डायरेक्टली कनाडा से अगर कोई इंडिया से कोई भारतीय जब कनाडा पहुंचता था तो उसका प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। तो इसका एक बीच का रास्ता क्या निकाला कि वे अन्य किसी देश से होकर के भारतीय लोग कनाडा जाते थे। और एक ऐसा एग्जाम्पल भी सामने आता है कि कुछ लोग जब कनाडा पहुंचते हैं अन्य किसी देश के माध्यम से, विशेषकर जापान की बात करूंगा, तो उन लोगों को परमिशन मिल जाती है। तो इसी बात से प्रेरणा लेते हैं एक व्यक्ति जिनका नाम है गुरुदत्त सिंह। और गुरुदत्त सिंह क्या करते हैं, गुरुदत्त सिंह एक जहाज किराए पर लेते हैं, जापानी जहाज, और उस जापानी जहाज का नाम क्या है, कामाटा गारू। इस जहाज को हायर करते हैं और यात्रा शुरू होती है हांगकांग से कनाडा। यात्रा शुरू हो जाती है, किराए पर लिया जाता है जहाज। भारतीय लोग हैं जिनको कनाडा जाना है, लेकिन वो भारत से सीधे जाए तो प्रवेश वर्जित है, तो हांगकांग से होते हुए वे कनाडा पहुंचते हैं। लेकिन तभी ब्रिटिश सरकार की ये नीति रहती है, ब्रिटिश सरकार के मन में ये डर रहता है कि उस जहाज के अंदर कुछ क्रांतिकारी लोग भी मौजूद हैं। तो इसी क्रम में कनाडा सरकार को ये निर्देशित किया जाता है कि वे हांगकांग से आने वाले इस जहाज को अपने यहाँ बंदरगाह पर ठहरने की इजाजत न दे। देखिएगा, तो उस बंदरगाह जहां इन्हें पहुंचना था कनाडा के अंदर, उसका नाम है वैंकूवर।
बैकओवर बंदरगाह कहाँ से है ये? कनाडा। तो कनाडा में बैकओवर बंदरगाह पहुंचने से पहले ही उन यात्रियों को उतरने से रोक दिया जाता है, उसे जहाज को बंदरगाह पर लगने से रोक दिया जाता है। काफी सारा इसका विरोध होता है, कनाडा में रह रहे भारतीय लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं केस लड़ने के लिए। और देखिएगा कनाडा की सरकार उसे पुनः भारत लौटा देती है या भारत भेज देती है। तो ये जहाज जो कनाडा बैकओवर बंदरगाह पर पहुंचना था वो पुनः पहुंच जाता है भारत के बंगाल क्षेत्र, जहां का एक बंदरगाह है जिसका नाम है बजबज बंदरगाह। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। कौन से बंदरगाह पर पहुंचा? बजबज बंदरगाह पे। और वहां पर पुलिस के द्वारा उस यात्री जहाज के ऊपर एक प्रकार से हमला किया जाता है। क्रांतिकारी छुपे हुए हैं इस अंदेशे में, तो उस हमले के अंदर 18 यात्री मारे जाते हैं और 202 यात्री जो हैं उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, जेल में, और ये मारे गए हैं। तो यहाँ ये चीज निकल करके आती है कि इस जहाज में कुल कितने लोग सवार थे? तो 376 लोगों को लेकर के ये जहाज हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ था। और कनाडा बैकओवर, जो कनाडा की बात करूंगा, यहाँ पर लोगों द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम है शोर कमेटी। इसका उद्देश्य क्या होता है? उन यात्रियों को न्याय दिलवाना, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और ये बंदरगाह पुनः भारत भेज दिया जाता, सॉरी ये जहाज पुनः भारत भेज दिया जाता है, भारत के बंगाल क्षेत्र के बजबज बंदरगाह, और जहां 18 लोग मारे जाते हैं और 202 लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। चलिएगा 1914 बिल्कुल विश्व इतिहास के घटनाक्रम में देखें तो प्रथम विश्व युद्ध, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध यहाँ उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। एक ही पॉइंट निकाल करके लाया हूं प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय लोगों को ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था और उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है महात्मा गांधी के द्वारा। तो 1915 में महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की जाती है, केसरे हिंद। तो काफी सारे भारतीय गांधी जी को सार्जेंट कह करके संबोधित करते हैं। सार्जेंट या एजेंट, वह भारतीय एजेंट जो भारतीय लोगों को ब्रिटिश सेना में भर्ती करवा रहा है, महात्मा गांधी। केसरे हिंद ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधि। चलिएगा बात करेंगे एक महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन की 1916। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि उसके पहले हमने देखा था कांग्रेस का एक अधिवेशन जिसका आयोजन 1907 में किया गया था रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में। अब ये उसका एक प्रकार से रिजल्ट निकल करके आता है 9 साल का निष्कासन गरम दल के लिए। तो यहां हम उसे कहेंगे 1916 लखनऊ सम्मेलन या लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता। क्या समझौता हुआ है? वह गरमदली खेमा जिसको 9 साल के लिए निष्कासित किया गया था कांग्रेस से, पुनः कांग्रेस में शामिल, यानी कौन सा गुट है? गरम दल, पुनः कांग्रेस में शामिल सॉरी। और साथ ही साथ मुस्लिम लीग, जिसकी कांग्रेस से कुछ दूरियां बताई जाती है, वो मुस्लिम लीग यानी लीग भी शामिल हो जाती है। किसमें? कांग्रेस के अंदर। कौन से अधिवेशन में? 1916 के लखनऊ सम्मेलन कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता किसने की है? जिसकी अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार। ये सारे पॉइंट मैंने फर्स्ट वीडियो में लिए हैं जहां मैंने कांग्रेस के प्रमुख सम्मेलन और उनकी अध्यक्षता और उनसे जुड़े विशेष बिंदुओं की चर्चा बिल्कुल विस्तार से की है। तो गरम दल जिसको 9 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया था कांग्रेस से, पुनः कांग्रेस में उनकी वापसी होती है और साथ ही एक ऐतिहासिक घटनाक्रम यानी कि इसी लखनऊ पैक्ट के तहत मुस्लिम लीग भी कांग्रेस से जुड़ जाती है। चलिएगा आगे बात करूंगा मैं उस टॉपिक की या उस पॉइंट की जहां से कई सारे एग्जाम में, देखिए मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जिस स्तर पे ये वीडियोस मैं बना रहा हूं या जो प्रिपरेशन हम लोगों की चल रही है, जिस आधार को लेकर के हम चल रहे हैं, बिल्कुल मिशन रीड है, लेकिन कोशिश यही की है कि हर टॉपिक को उतनी बारीकी से आपके सामने रखा जाए कि अगर आप किसी बड़े एग्जाम को, बड़े एग्जाम से मेरा मतलब आरएस प्री से है, बिल्कुल आरएस प्री से है मेरा मतलब, उस टॉपिक को यहाँ इतनी अच्छी तरीके से क्लियर कर लेंगे कि आरएस प्री के लिए भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। काफी सारे फैक्ट इसमें ऐसे हैं जिनका रीड से कोई ताल्लुक नहीं बनता है, लेकिन फिर भी अगर उस घटनाक्रम को हम क्रम से देखते हैं तो निश्चित तौर पर एक अच्छी समझ हम बना पाते हैं उस विषय में, उस टॉपिक पर। देखिएगा
1916 होम रूल लीग की स्थापना। होम रूल लीग, देखिएगा होम रूल लीग का अगर विश्व में सबसे पहले कहें तो आयरलैंड से आई हुई शब्द है होम रूल, और आयरलैंड के अंदर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रेडमॉन्ड। आयरलैंड में रेडमॉन्ड भी कह सकते हैं। रेडमॉन्ड के द्वारा होम लीग की स्थापना सर्वप्रथम आयरलैंड में की जाती है, और इसी से प्रभावित होकर एक व्यक्ति है, एक महिला है आयरिश मूल की, जिनका नाम है एनी बिसेंट, जो कि यहाँ गर्म दल के नेताओं के संपर्क में आती हैं, और उसमें प्रमुख जो नेता हैं जिनका नाम है बाल से संबोधित करते हैं, लाल बाल पाल वाले बाल, यानी बाल गंगाधर तिलक लिख देते हैं हम लोग, तिलक। और तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की जाती है तो पूना, कहीं कहीं पर बेलगाम भी दिया है। और एनी बिसेंट के द्वारा इस होम रूल लीग की स्थापना की जाती है मद्रास के अंदर। बहुत ज़्यादा प्रभावित थी ये भारत से और भारतीय संस्कृति से। हाँ बिल्कुल, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काफ़ी बड़ा योगदान, भारतीय संस्कृति में आस्था। चलिएगा, तो एनी बिसेंट मद्रास में स्थापना करती है, और तिलक के द्वारा स्थापना की जाती है कहाँ पर तो पूना, कहीं कहीं पर बेलगाम भी दिया, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। तो तिलक के दो अखबार हैं, कौन कौन से, मराठा और केसरी। इन अखबारों के माध्यम से वे होम रूल लीग और होम रूल आंदोलन की बहुत अधिक प्रचार प्रसार करते हैं। तो कुछ पत्रिकाएं एनी बिसेंट के द्वारा लिखी जाती हैं, संपादित की जाती हैं। एक का नाम है कॉमनवेल्थ और दूसरी है न्यू इंडिया। इनके माध्यम से ये भी लीग और आंदोलन का प्रचार प्रसार करती हैं। कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया का संबंध एनी बिसेंट से, मराठा और केसरी का संबंध। तो ये प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि वे कौन कौन से समाचार पत्र पत्रिकाएं थी जिनके अंदर होम रूल लीग या होम रूल आंदोलन से जुड़ी हुई बातों का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। तो दो अखबार है तिलक से संबंधित और दो पत्रिकाएं संबंधित है एनी बिसेंट से, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। चलिएगा, इसी क्रम में आगे हम देखते हैं, जब होम रूल लीग की स्थापना हो रही थी तो एक संस्था बनाई है, एक उदारवादी नेता, गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले एक संस्था बनाते हैं, और संस्था का नाम क्या है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। और इस सोसाइटी के जो सदस्य हैं उन लोगों से कहा जाता है कि वे होम रूल लीग में प्रवेश न ले। ये बात किसके द्वारा कही गई है, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा अपनी संस्था या सोसाइटी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी में कहा है कि लीग में प्रवेश ना ले या नहीं ले। बात लीग, कौन सी लीग की कर रहा हूं मैं, होम रूल लीग की बात कर रहा हूं। चलिएगा, अब देखेंगे इसी क्रम में आगे चल करके होम रूल जो है लीग वो या आंदोलन जो है वो काफी अधिक लंबे समय तक प्रभावी नहीं रह पाता है। ये चीज रीड के लेवल से थोड़ी सी बाहर है, लेकिन चर्चा करूंगा, बिल्कुल चर्चा करूंगा इस बारे में भी कि क्यों होम रूल लीग आंदोलन जो है, होम रूल आंदोलन क्यों इतना प्रभावी नहीं रह पाता है। तो दो लोग इसके साथ मुख्य रूप से जुड़े हैं, एनी बिसेंट और दूसरा नाम यहां निकल करके आता है तिलक का। तो एनी बिसेंट जो है, एनी बिसेंट वे मॉन्टेग्यू की जो घोषणा है उसका समर्थन करती है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अगले वर्ष निकल करके आता है 1919 के अंदर, जिनके द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, उसका समर्थन करती हैं। कौन, एनी बिसेंट इसका समर्थन करने लगती हैं। और दूसरे जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, मैंने आपको पहले बताया था वैलेंटाइन चिरोल, जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राजनीति में असंतोष का जनक बताया है। वैलेंटाइन चिरोल, उनकी जो बुक है वैलेंटाइन चिरोल, इस वैलेंटाइन चिरोल के विरुद्ध
मानहानि का दावा करते हैं कौन, तिलक, और इसके लिए उन्हें कहाँ जाना होता है, ये लंदन पहुंच जाते हैं और लंदन जाकर मानहानि का दावा करते हैं। तो इसी क्रम में होम रूल आंदोलन जो है उसकी गति धीमी पड़ जाती है और धीरे धीरे उसका प्रभाव जो है समाप्त होने लगता है। और इसी क्रम में 20 अगस्त की जो डेट रहती है, उसी 20 अगस्त की डेट को क्या किया जाता है, 20 अगस्त को एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग का एक घोषणा कर दी जाती है और होम रूल को स्थगित कर दिया जाता है। स्थगित, तो स्थगन की घोषणा कौन करती है, एनी बेसेंट द्वारा घोषणा की जाती है 20 अगस्त 1917 को और होम रूल जो है स्थगित कर दिया जाता है। तो यहां देखिएगा आप, तिलक महत्वपूर्ण रहेंगे, 2-3 बार उनका उल्लेख यहाँ हुआ है। उसके बाद में बात करूंगा मैं विभिन्न क्रांतिकारी घटनाओं की, बंगाल, महाराष्ट्र और काटामागारू प्रकरण की बात कर ले हम। उसके अलावा रास बिहारी बोस, दिल्ली दरबार की बात कर ली जाए। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो इस चरण के अंदर महत्वपूर्ण रूप से रहती है। बात करूंगा मैं 1919 तक की घटनाओं की। तो 1919 की जो प्रमुख घटनाएं हैं, जिसमें हम 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार या भारत सरकार अधिनियम की चर्चा करेंगे, गांधी जी और गांधी जी के द्वारा जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं उनकी बात करूंगा। 2-4 पॉइंट और रहते हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं। गांधी जी 1915 भारत आगमन, और यहीं पर उनको केसरे हिंद की उपाधि। इनसे जुड़ा हुआ एक और पॉइंट 1909, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है हिंद स्वराज, और उसी हिंद स्वराज के अंदर इन्होंने असहयोग की अवधारणा को प्रकट किया था। उसके बाद में 1916 के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना गांधी जी से जुड़ी हुई, इनके द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 के अंदर। फिर 1917 चंपारण में पहला सत्याग्रह भारत के अंदर। उससे पहले, भारत से पहले अगर गांधी जी का सत्याग्रह है तो दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किया गया। चंपारण किनके फेवर में, नील किसानों के फेवर में, और किस व्यवस्था के विरुद्ध, तो 3 कठिया व्यवस्था के विरुद्ध गांधी जी द्वारा ये चंपारण का आंदोलन चलाया जाता है नील किसानों के फेवर में। पहला सत्याग्रह भारत के अंदर 1918 गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए। और कौन सी व्यवस्था, तो राजस्व व्यवस्था, यानी कर वसूली की जो व्यवस्था है किसानों के विरुद्ध, उसके संदर्भ में ये खेड़ा का सत्याग्रह किया जाता है। अंतिम सत्याग्रह कहें तो वो रहेगा 1919 अहमदाबाद के मजदूरों के लिए, अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए। किसने किया है, महात्मा गांधी ने किया 1919 का ये अहमदाबाद का मिल मजदूरों का सत्याग्रह। और स्वयं खुद यहाँ पर स्वयं भूख हड़ताल पर बैठते हैं कि इन मजदूरों की मांग के लिए। मजदूरों की मांग क्या है, बोनस, और कौन सा बोनस, प्लेग बोनस, जिसको आगे चल करके उद्योगपति मिल मालिकों द्वारा बंद कर दिया जाता है। इसको पुनः बहाल करने के लिए मिल के मजदूर एक प्रकार से हड़ताल कर रहे थे और गांधी जी इनके साथ जुड़ते हैं और अपना तीसरा सत्याग्रह यहाँ पर करते हैं और स्वयं भूख हड़ताल पर बैठते हैं। अंत में चल करके उस 35% बोनस पर सहमति बन जाती है और ये सत्याग्रह सफल रहता है। तो प्रयास किया है मैंने, गांधी जी से जुड़े हुए सारे फैक्ट तो मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा, लेकिन कुछ प्रारंभिक घटनाएं अगले वीडियो में भी निश्चित तौर पर इस पर चर्चा करेंगे हम डिटेल के अंदर। लेकिन यहां उद्देश्य था प्रमुख क्रांतिकारी वे घटनाएं जिनका संबंध राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण से है। यहां से पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन निकलते हैं, हर चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखें और वीडियो में दिए गए जितने भी मेरे फैक्ट्स हैं उनको एक बार जरूर देखें, स्टडी करें और निश्चित तौर पर आपको इस वीडियो से एग्जाम के अंदर फायदा होगा। तो इसी आशा और विश्वास के साथ में आपके एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक और धन्यवाद।